हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रेम क्लासेज पे। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। क्या पढ़ रहे थे साथियों? राजस्थान का इतिहास। कल हमने जो क्लास ली थी राजस्थान के इतिहास के बारे में, वो था राजस्थान के इतिहास का सामान्य परिचय। क्या था साथियों? राजस्थान के इतिहास का सामान्य परिचय। देखो साथियों, राजस्थान का इतिहास जो है वो राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसके लिए बेहद जरूरी है। हर एग्जाम में, हर प्रतियोगी परीक्षा में राजस्थान का जीके जो है, राजस्थान का जीके है वो बहुत ही अधिक मात्रा में पूछा जाता है। और उसमें भी जो राजस्थान का इतिहास है वो एक अलग वैल्यू रखता है अपनी, वो एक अलग वैल्यू रखता है अपनी। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास में। हमने कल क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा कर्नल जेम्स टोड के बारे में, जॉर्ज थॉमस के बारे में, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। आज जो हम पढ़ेंगे साथियों, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। क्या पढ़ेंगे साथियों? हम मेवाड़ का इतिहास। देखो साथियों, ये जो मेवाड़ का इतिहास है, मेवाड़ जो है, मेवाड़ के अंदर मैंने कल भी आपको बताया था कि 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं साथियों? मेवाड़ में 5 जिले आते हैं। देखो यहाँ पे स्लाइड पे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये हमारा है भारत का मैप, ये हमारा भारत का मानचित्र है। भारत के मानचित्र में हमारे राजस्थान का मानचित्र है और राजस्थान में भी ये मेवाड़ का मानचित्र है साथियों। मेवाड़ में मैंने कल आपको बताया था, एक बार फिर से आपको बता देता हूं। मेवाड़ में भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़। भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ 5 जिले आते थे। अब 2 जिले नए और बने हैं साथियों। कौन कौन से? 2 जिले और नए बने हैं साथियों। एक उदयपुर से अलग होके बना है सलूम्बर, और एक भीलवाड़ा से अलग होके बना है शाहपुरा। तो अब आपको पूछ ले कि वर्तमान में मेवाड़ के अंदर कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं। और पहले कितने जिले आते थे? 5 जिले आते थे। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है हमारे चित्तौड़गढ़ का किला। क्या है साथियों? हमारे चित्तौड़गढ़ का किला। अब देखो साथियों, हम मेवाड़ के इतिहास में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मेवाड़ का प्राचीन नाम। देखो साथियों, मेवाड़ के प्राचीन नाम से काफी बार एग्जामों में सवाल पूछा गया है। मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है उससे काफी बार एग्जामों में सवाल पूछा गया है। क्या सवाल पूछा गया है साथियों? पूछा यह गया है कि मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है वो क्या है। मेवाड़ का जो प्राचीन नाम मिलता है साथियों, वो मिलता है मेदपाटन। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या मिलता है साथियों? मेदपाटन। ये जो मेदपाटन नाम है, अब आप पूछोगे सर कि ये सर मेदपाटन नाम ही क्यों पड़ा मेवाड़ का? आप क्या पूछोगे कि सर मेदपाटन नाम क्यों पड़ा? तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे बताया जाता है कि प्राचीन काल में मेद व मेर जातियों का निवास था। यहाँ पे प्राचीन काल में उस टाइम मेद व मेर जाति का निवास था, इसलिए इसका नाम जो है मेदपाटन बताया जाता है साथियों। अगला इसका नाम जो बताया गया है वह है प्रागवाट। एक इसका दूसरा नाम भी मिलता है प्रागवाट। कौन सा नाम मिलता है साथियों? प्रागवाट। अब प्रागवाट क्यों मिलता है? चूंकि मेवाड़ क्षेत्र जो था पूरा, मैंने भी आपको बताया था मेर में, वो पूरा पठारी क्षेत्र था। जो मेवाड़ क्षेत्र था वो पूरा पठारी क्षेत्र था, और पठारी क्षेत्र होने के कारण भी इसको प्रागवाट कहा गया। क्या कहा गया साथियों? प्रागवाट कहा गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पठारी क्षेत्र होने के कारण। किसके कारण? पठारी क्षेत्र के कारण। पठारी क्षेत्र होने के कारण। ये देखो, प्रागवाट क्यों कहा गया? पठारी क्षेत्र होने के कारण। अब देखो साथियों, पहले क्या हुआ थे? जनपद हुआ करते थे। पहले ना अलग अलग राज्यों को जनपदों के अंदर बांटा गया था, अलग अलग क्षेत्रों को जनपदों के अंदर बांटा गया था। तो जो मेवाड़ जो था, ये जो हमारा मेवाड़ है, ये मेवाड़ आपको पूछ ले कि प्राचीन काल में मेवाड़ कौन से जनपद के अंदर आता था, तो आप क्या बताओगे साथियों? आप बताओगे कि मेवाड़ जो प्राचीन काल में है वो सिवी जनपद के अंदर आता था। आप बताओगे कि प्रेम क्लासेज पे हमने पढ़ा है कि मेवाड़ जो है वह सिवी जनपद के अंदर आता है। किस पे आता है साथियों? सिवी जनपद। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सिवी जनपद। ये देखो, अब आपको कोई पूछ ले कि मेवाड़ कौन से जनपद के अंदर आता था? सिवी जनपद के अंदर आता था। ठीक है साथियों, अब देखो सिवी जनपद की हम थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिवी जनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? सिवी जनपद की जो राजधानी थी साथियों वो क्या थी? तो सिवी जनपद की राजधानी है वो माध्यमिका थी साथियों। कौन सी थी साथियों? माध्यमिका। अब आपको पूछ ले कि सिवी जनपद की राजधानी क्या थी? माध्यमिका। और ये माध्यमिका कहाँ है साथियों? वो है चित्तौड़गढ़ में। ये कहाँ पे है साथियों? तो ये कहाँ पे मिलती है? चित्तौड़ में। तो देखो साथियों, मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है, मेवाड़ के प्राचीन नाम से
ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आप नोट लगा के लिख लेना, स्टार लगा के लिख लेना कि मेवाड़ का प्राचीन नाम मेद बटन मिलता है, क्यों मिलता है, मेद जाति के कारण। प्रागवाट क्यों कहते हैं, पठारी क्षेत्र था उसमें, उसके कारण। और मेवाड़ जो था सिवी जनपद के अंदर आता था, वो सिवी जनपद की राजधानी थी, माध्यमिका हुआ करती थी। ठीक है साथियों, अगला हम पढ़ेंगे मेवाड़ का झंडा। क्या पढ़ेंगे साथियों, मेवाड़ का झंडा। देखो साथियों, मेवाड़ का झंडा है, देखो जिस प्रकार हमारे अभी भारत का झंडा है उसी प्रकार मेवाड़ भी उस टाइम स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी। मेवाड़ भी उस टाइम स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी। मेवाड़ के अपने कानून थे, अपने नियम थे, वहां के शासक अपने मर्जी से शासन किया करते थे, इसलिए मेवाड़ का भी एक झंडा हुआ करता था। ये जो मेवाड़ का झंडा है साथियों, ये जो मेवाड़ का झंडा है वो महाराणा प्रताप जी के काल में बनाया गया साथियों। किसके काल में बनाया गया, महाराणा प्रताप के काल में। अब आप पूछोगे कि सर महाराणा प्रताप के काल में बनाया गया, तो इसकी आकृति ये जो है आप हमें बताओ। तो मैं आपको आकृति बता रहा हूं मेवाड़ की, आप देखना। ये जो मैं आपको समझाने के लिए बेसिक आकृति बता रहा हूं, आप एक बार इसको देखते जाओ। ये जो बीच में मैं आप यहाँ पे जो लिख रहा हूं, ये जो बीच में आप बना रहा हूं, ये है भगवा रंग का गोला। क्या है साथियों, भगवा रंग का गोला। आप पूछोगे कि सर आप भगवा रंग का गोला क्यों बना रहे हो यहाँ पे। तो देखो साथियों, मेवाड़ का जो झंडा था इस पे ऊपर ही ऊपर तो थी सूर्य की आकृति। किसकी आकृति साथियों, सूर्य की आकृति। बताया जाता है कि मेवाड़ पे जो ऊपर ही ऊपर है वह सूर्य की आकृति थी, सूर्य की आकृति। ठीक है, हमने लिख लिया सूर्य की आकृति, याद रह जाएगी सर। ठीक है, तो अब देखो ये जो मेवाड़ है, ये मैंने जो भगवा रंग का गोला बनाया है, ये जो मैंने भगवा रंग का गोला बनाया है, इसको बोलते थे हमारे हिंदुओं का सूरज। क्या बोलते थे, हिंदुओं का सूरज। तो आप यहाँ पे लिख लो हिंदुओं का सूरज। अब तो आ गया ना आपको समझ में कि भगवा रंग का गोला क्यों बनाया है, हिंदुओं का सूरज। अब देखो महत्वपूर्ण बात और, ये जो मेवाड़ है साथियों, ये जो मेवाड़ है महाराणा प्रताप के, ये जो मेवाड़ का झंडा है वो महाराणा प्रताप के काल में बनाया गया। महाराणा प्रताप का काल में बनाए जाने के कारण यहाँ पे जो है, यहाँ पे है और यहाँ पे, यहाँ और दोनों तरफ फोटो लगी हुई है झंडे पे, दोनों तरफ फोटो है। एक झंडे पे इस तरफ फोटो है हाकिम का सूरी की। किसकी है साथियों, हाकिम का सूरी की। जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे उनके एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे साथियों हाकिम का सूरी। कौन से थे साथियों, हाकिम का सूरी। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं, हाकिम का सूरी। कौन सा, हाकिम का सूरी। अब आपको कोई पूछ ले कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति है, उनका नाम क्या है, तो आप लिखोगे हाकिम का सूरी, हाकिम का सूरी। अब देखो साथियों, एक तरफ हाकिम का सूरी की तलवार ली हुई मूर्ति है, फोटो है, तो एक तरफ महाराणा प्रताप के जो भील सेनापति थे, महाराणा प्रताप के जो भील सेनापति थे पुंजा भील। महाराणा प्रताप के जो भील सेनापति कौन थे, पुंजा भील। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पुंजा भील। एक तरफ तो हाकिम का सूरी की फोटो आ गई, दूसरी तरफ पुंजा भील की फोटो आ गई। पुंजा भील अपने हाथों में भाला लिए हुए हैं और खड़े हुए हैं, तो ये दोनों फोटो यहाँ पे दर्शाई गई है। अब देखो साथियों, एक जो है यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, इस झंडे के नीचे एक बॉक्स बनाया हुआ है। क्या बॉक्स बनाया हुआ है, एक झंडे के नीचे बॉक्स बनाया हुआ है, और उस बॉक्स में एक प्यारे से शहर का नाम लिखा हुआ है साथियों। एक प्यारे से शहर का नाम लिखा हुआ है, वो शहर है उदयपुर, वो शहर है उदयपुर। तो ये है हमारे मेवाड़ का झंडा। ये बेसिक आकृति मैंने आपको समझाने के चाहे, मैं अगर चाहता तो वहां प्रिंटेड स्लाइड के माध्यम से भी आपको बता देता है, लेकिन ये जो हमने आकृति बताई है साथियों, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा आशा करता हूँ। ये हाकिम का सूरी हो गए, ये पुंजा भील हो गए, ये उदयपुर का नाम हो गया, ये हमारे भगवा रंग का गोला हो गया, और ये सूर्य की आकृति हो गई। ठीक है साथियों, प्राचीन नाम हो गया और मेवाड़ का झंडा हो गया साथियों। देखो साथियों, आगे हम क्या पढ़ेंगे, मेवाड़ के कुल देवता। अब देखो साथियों, आपको पता है कि जितने भी राजवंश हुए हैं उनके अलग अलग कुल देवता थे। क्या थे साथियों, अलग अलग कुल देवता थे, इसलिए मेवाड़ के भी अपने अलग कुल देवता थे। तो हम मेवाड़ के कुल देवता पढ़ेंगे, और मेवाड़ के कुल देवताओं से प्रश्न आते ही है एग्जाम में। क्या सर, मेवाड़ के कुल देवताओं से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। तो हम पढ़ेंगे मेवाड़ के जो कुल देवता थे वो थे एकलिंग नाथ जी। कौन से थे, एकलिंग नाथ जी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एकलिंग नाथ जी, एकलिंग नाथ जी। अब आपको कोई पूछ ले कि मेवाड़ के कुल देवता कौन से थे, तो आप क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे कि हमने पढ़ा था
कि मेवाड़ के कुल देवता जो है वो एकलिंग नाग जी थे। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आराध्य देव, क्या लिख रहा हूँ साथियों, आराध्य देव। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ आराध्य देव। अब आपको कोई पूछ ले साथियों कि मेवाड़ का आराध्य देव है वो कौन है, तो आप क्या लिखोगे कि मेवाड़ का जो आराध्य देव है वह गढ़भोर चार भुजानाथ जी है। मेवाड़ का जो आराध्य देव है गढ़भोर चार भुजानाथ है, चार भुजा नाथ जी है, नाथ जी कौन से हैं, गढ़बोर चार भुजानाथ जी। और इनका मंदिर कहाँ पे है साथियों, इनका मंदिर है राजसमंद में। इनका मंदिर कहाँ पे है साथियों, तो इनका मंदिर है राजसमंद में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्ट में राजसमंद, पूरा लिख देता हूँ राजसमंद। और इनका मंदिर है वो कैलाशपुरी उदयपुर में। कहाँ पे है, कैलाशपुरी उदयपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर। ये साथियों कैलाशपुरी इनका उदयपुर में इनका मंदिर है। ठीक है साथियों, अब हम अगला पढ़ेंगे कुलदेवी। मेवाड़ की जो शासकों की कुलदेवी थी साथियों वो थी बाण माता। कौन सी थी साथियों, बाण माता। तो लिख लो हम बाण माता, बाण माता। और मेवाड़ की शासकों की जो आराध्य देवी थी साथियों, मेवाड़ के शासकों की जो आराध्य देवी थी वो अलग अलग किताबों में अलग अलग बुकों में बताया जाता है, लेकिन दो माताओं का नाम आता है साथियों, दो माताओं का नाम आता है। हम यहाँ में दोनों माताएं आपको मैं लिखा देता हूँ। एक थी गढ़भोर माता, एक थी गढ़भोर माता, इनका भी मंदिर राजसमंद में है। और दूसरी थी अंबिका माता, अंबिका माता। तो साथियों ये हो गए हमारे कुल देवता, आराध्य देवता, कुल देवी और आराध्य देवी। आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो साथियों इनको स्टार लगा के लिख लेना। अब साथियों हम अगला क्या पढ़ेंगे, गोहिल वंश। क्या पढ़ेंगे साथियों, गोहिल वंश। देखो साथियों कल हमने जो क्लास ली थी राजस्थान के इतिहास की बेसिक परिचय की, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत। देखो जैसे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों ने जो सिद्धांत बताए थे, अपनी सलाह दी थी, वैसे ही गोहिलों की उत्पत्ति के बारे में भी सिद्धांत है, वैसे ही गोहिलों की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत है। तो मैं आपको बता रहा हूं, पहला जो इतिहासकार था, पहले जो इतिहासकार थे कर्नल जेम्स टोड। ये कर्नल जेम्स टोड क्या बोलते हैं गोहिलों के बारे में, ये कर्नल जेम्स टोड क्या बोलते हैं गोहिलों के बारे में, ये बताओ। कि कल मैंने बताया कि कर्नल जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि कब दी गई, 1813 में। तो ये याद होने चाहिए आपको, ये नहीं कि भूल जाओ फिर। तो देखो कर्नल जेम्स टोड है, ये क्या बताते हैं। अब देखो साथियों कर्नल जेम्स टोड जो है हमारे, वो हमारे इतिहास के जनक है। वो क्या बताते हैं, अब देखो साथियों एक कहानी है, एक किंवदंती है, वो मैं आपको बता रहा हूं, आप गौर देना उस पर, ध्यान देना उस पर। एक बताया जाता है कि वल्लभी नामक जगह थी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आप इस पे ध्यान देना। वल्लभी नामक जगह थी, ये जो वल्लभी नामक जगह थी वो कहाँ पे पड़ती थी साथियों, वो बताया जाता है वो गुजरात में थी। कहाँ पे थी साथियों, गुजरात में। अब देखो साथियों कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि वल्लभी गुजरात की एक जगह थी, वहां के शासन हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे शिलादित्य। कौन से थे साथियों, वहां के शासक कौन से थे, शिलादित्य। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं शिलादित्य, ये शिलादित्य। ये शिलादित्य जो थे इन पर 524 ईस्वी में, इन पर 524 ईस्वी में 524 ईस्वी में विदेशी आक्रमण हो जाता है। ये जो शिलादित्य थे वल्लभी के शासक, इन पे 524 में विदेशी आक्रमण हो जाता है। और विदेशी जब आक्रमण होता है तब शिलादित्य की जो राजधानी थी वल्लभी, वह पूरी तहस नहस कर दी जाती है, शिलादित्य को मारा जाता है। और जितने भी इनके जो रानियां थी, जितने भी इनका जो वंश था वो नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन उस समय इनकी एक पत्नी थी पुष्पावती। पत्नियां तो और भी रही होगी, लेकिन जानकारी हमें पुष्पावती के बारे में ही मिलती है। जानकारी हमें किसके बारे में मिलती है साथियों, पुष्पावती के। ये जो पुष्पावती थी वह 524 में कहाँ पे आई हुई थी साथियों, कहाँ पे आई हुई थी, तो आप लिखोगे सर मेवाड़ में आई हुई थी। कहाँ पे आई हुई थी साथियों, मेवाड़ में। ये जो पुष्पावती थी जब वल्लभी पे आक्रमण हुआ था साथियों, तब मेवाड़ आई हुई थी। मेवाड़ क्यों आई थी आप पूछोगे सर, मेवाड़ माँ अंबा के दर्शन के लिए आई थी। कहाँ किस लिए आई थी,
माँ अम्बा के दर्शन के लिए। जो वह पुष्पावती थी ये माँ अम्बा के दर्शन के लिए मेवाड़ आई हुई थी, तो इसलिए ये पुष्पावती बच जाती है, ये पुष्पावती बच जाती है और उनके साथ में कुछ सैनिक भी आए थे वो भी बच जाते हैं। तो जब मेवाड़ की जो पुष्पावती जो मेवाड़ में आई हुई थी ये बच जाती है। और जब ये बचती है और ये जब बचती है तब उसको पता चलता है कि शिलादित्य पे आक्रमण हो जाता है विदेशियों का, और शिलादित्य को मारा जाता है। और शिलादित्य की जो बाकी रानियां थी वो सती हो जाती है। क्या हो जाती है साथियों? सती हो जाती है। जब इस बात की खबर पुष्पावती को लगती है, तो वो बोलती है मेवाड़ के ब्राह्मणों से कि मैं भी सती होंगी। लेकिन उस टाइम जो ये पुष्पावती थी वो थी गर्भवती। क्या थी साथियों? गर्भवती। उस टाइम जो ये पुष्पावती थी साथियों वह गर्भवती थी। अब देखो साथियों, गर्भवती का सती होना अपराध माना गया है। गर्भवती सती नहीं हो सकती। जो गर्भवती स्त्री है वो सती होना अपराध माना गया था उस टाइम। तो इसलिए मेवाड़ के ब्राह्मणों ने इनको समझाया पुष्पावती जी को कि देखो आपका पूरा जो साम्राज्य था, आपका जो पूरा वंश था वो तहस नहस हो गया। हम जो आपके महाराजा थे शिलादित्य वो भी मारे गए। अब आप वहां पे जाके क्या करोगे? इसलिए जो मेवाड़ की ये जो पुष्पावती सी शिलादित्य की वाइफ ये बोलती हैं कि मैं सती होंगी। लेकिन ये जो ब्राह्मण है ये इनको बार बार समझाते हैं और अंत में ये जो पुष्पावती है इनकी बात मान लेती है। तो ये अब कहां पे आ गई? मेवाड़ में आ गई। मेवाड़ में रहने लग गई। कहां पे रहने लग गई साथियों? बताया जाता है कि विदेशी जो लोग थे जिन्होंने आक्रमण किया था उनको पता चल गया कि पुष्पावती जी मेवाड़ में गई हुई है और ये इनके पूरे वंश को नष्ट करना चाहते थे। इसलिए वो ढूंढते मेवाड़ आने लगे। वो विदेशी लोग थे, वो ढूंढते पुष्पावती को मेवाड़ की ओर बढ़ने लगे। तब ब्राह्मणों ने योजना बनाई और ये जो पुष्पावती है इनको गुफाओं में रखा मेवाड़ की। बताया जाता है कि ये जो पुष्पावती है इनको मेवाड़ की गुफाओं में रखा। किसमें रखा साथियों? मेवाड़ की गुफाओं में रखा। अब देखो साथियों, मैंने आपको गुफा क्यों बताया, इतनी मैं आपको बात क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको गुहिल वंश की जो जानकारी है, गुहिल वंश की जो उत्पत्ति है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए साथियों। ये देखो, इनको मेवाड़ में की गुफाओं में रखा। मेवाड़ की गुफाओं में रखने के कारण है, आपको मैंने अभी बताया था कि जो पुष्पावती थी वो गर्भवती थी। कुछ दिनों बाद में पुष्पावती एक शिशु को जन्म देती है। उस शिशु का नाम मेवाड़ के जो ब्राह्मण है, उस शिशु का नाम मेवाड़ के ब्राह्मण गुहिल रखते हैं। गुहा या गुहिल रखते हैं। अब गुहा या गुहिल क्यों रखे? क्योंकि ये गुफाओं में रही थी। गुहिल का जन्म कहां पे हुआ? गुफाओं में हुआ। इसलिए गुफाओं में रहने के कारण उसका नाम क्या पड़ा साथियों? गुहिल। ये बात कौन बता रहे हैं साथियों? कर्नल जेम्स टोड। ये बात हमारे बता रहे हैं कर्नल जेम्स टोड। तो इनका नाम क्या हो गया? गुहा, या आप कह सकते हो गुहिल। गुहा या गुहिल। अब देखो, गुहा या गुहिल नाम क्यों पड़ा? मेवाड़ की गुफाओं में रहने के कारण। यहीं से स्टार्ट है सर, यहीं से स्टार्ट होता है। यही जो गुहिल है वो आगे जाकर मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना करता है साथियों। तो ये मैंने आपको इतनी बातें बताई है, आप मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आ गई होगी कि गुहिल वंश की स्थापना क्यों हुई थी, कर्नल जेम्स टोड क्या क्या बातें बताते हैं, और यहाँ पे आके राजा गुहिल का जन्म होता है। और गुहिल नाम क्यों रखा? मेवाड़ की गुफाओं में पैदा होने के कारण। अब देखो साथियों, हम आगे पढ़ते हैं। हम आगे क्या पढ़ते हैं? राजा गुहिल। मैंने राजा गुहिल का जन्म था आपको बता दिया है। राजा गुहिल का जन्म मैंने आपको बता दिया कि मेवाड़ की गुफाओं में हुआ, इसलिए उनका नाम भी गुहिल पड़ गया, गुहा पड़ गया, आगे जाकर गुहिल हो गया। अब देखो, एक है हमारे सामने आता है सामूलिक अभिलेख। क्या आता है? हाँ, उससे पहले एक मैं आपको और बता देता हूँ। उससे पहले वो तो थे कर्नल जेम्स टोड का मत। वो क्या थे? वो मत जो था वो था कर्नल जेम्स टोड का। एक अब्बुल फजल इतिहासकार थे। क्या थे साथियों? अब्बुल फजल। ये जो इतिहासकार थे अकबर का दरबारी कवि थे। ये अकबर के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पे लिख लो अकबर का दरबारी। अकबर का दरबारी कवि, दरबारी विद्वान बोल दो या दरबारी कवि बोल दो, ठीक। अब्बुल फजल, ये जो अब्बुल फजल है वो मैंने जो बताया था, वो इतनी बात बताई थी, वो क्यों जन थी? वो थी कर्नल जेम्स टोड की। और ये है अब्बुल फजल की। अब्बुल फजल क्या बोल रहे हैं साथियों? अब्बुल फजल जो बोल रहे हैं
ये बोल रहे हैं कि ये जो घुइल है वो एक ईरान के बादशाह हुआ करते थे, नौशेरवा खां आदिल। क्या हुआ करते थे साथियों? नौशेरवा खां आदिल। तो ये देखो साथियों, अब्बुल फजल बोल रहे हैं कि जो घुइल था, ये जो घुइल था, ये जो घुइल वंश के लोग हैं वो एक ईरान के बादशाह थे, ईरानी बादशाह, ईरानी बादशाह, एक ईरानी बादशाह थे। उनका नाम क्या बताया साथियों? नौशेरवा खां आदिल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ईरानी बादशाह का नाम क्या था साथियों? नौशेरवा खां, नौशेरवा खां आदिल नाम बताया जाता है साथियों। तो अब्दुल फजल के अनुसार ये जो घुइल वंश के लोग हैं इनकी जो उत्पत्ति है वो ईरानी बादशाह नौशेरवा खां आदिल से हुई है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखना, इनके बारे में बस इतनी बात है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। कर्नल जेम्स टोले वाली बात के साथ साथ ये भी आप ध्यान में रखना। ये जो दो थे घुइलों की उत्पत्ति के सिद्धांत थे। अब हम पढ़ेंगे आगे सामूलिक अभिलेख। सामूलिक अभिलेख साथियों क्या बोल रहा है? सामूलिक अभिलेख जो बोल रहा है, सामूलिक अभिलेख, ये देखो यहाँ पे सामूलिक अभिलेख, सामूलिक अभिलेख देखो सबसे पहले प्रमुख बात है, सामूलिक अभिलेख 646 ईस्वी में मिला कहां से था? उदयपुर से मिला था। तो ये सीधा सीधा कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सामूलिक अभिलेख का संबंध कौन से जिले से है, तो आप लिख दोगे उदयपुर से। कौन से जिले से लिख दोगे साथियों? उदयपुर से। सामूलिक अभिलेख 646 ईस्वी में। अब देखो साथियों, अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने जो बताया था, मैंने क्या बोला? ये किंवदंती है, ये है हमारे पास में लिखित एविडेंस। अभिलेख क्या होता? देखो सर, अभिलेख होता था कि जो शासक थे वो किसी पत्थर पे अपनी कीर्ति, यशगान और अपने जो कार्य किए थे वो लिखा के छोड़ देते थे, वो अभिलेख कहा जाता था उनको। इसलिए सामूलिक अभिलेख 646 ईस्वी में मिला है। इस अभिलेख में क्या है? इस अभिलेख में बताया जाता है कि घुइल वंश का 5वां शासक था शिलादित्य। 5वां शासक कौन था साथियों? शिलादित्य। ये सामूलिक अभिलेख बता रहा है ये बात कि घुइल वंश का 5वां शासक हुआ शिलादित्य। अब देखो ये बात, अगर घुइल वंश का 5वां शासक शिलादित्य हुआ तो अभी कर्नल जेम्स टोड बोल रहे थे कि ये शिलादित्य तो वल्लभी गुजरात का शासक था। क्या बोल रहे हैं साथियों? ये बोल रहे हैं कि शिलादित्य तो वल्लभी गुजरात का शासक था, और ये सामूलिक अभिलेख बोल रहा है कि ये शिलादित्य घुइल वंश का 5वां शासक था। तो ये तो बात मैच नहीं हुई। तो इसलिए कर्नल जेम्स टोड की बात को किंवदंती कहा गया है। वो जो उन्होंने कहानी बताई थी वो एक किंवदंती के रूप में माना गया है, जबकि ये जो सामूलिक अभिलेख है, ये जो सामूलिक अभिलेख है ये हमारे पास में लिखित एविडेंस है। इसलिए माना जाता है, ये माना भी गया है कि शिलादित्य घुइल वंश का 5वां शासक था। अब उसको छोड़ो, इस पे ध्यान दो। शिलादित्य सामूलिक अभिलेख बोल रहा है कि 5वां शासक था, शिलादित्य के काल में ही सामूलिक अभिलेख लिखवा गया। अब देखो 646 ईस्वी है, तो लगभग शिलादित्य का काल फिर 646 ईस्वी रहा होगा। ये 646 ईस्वी जो लिखा है, तो हम मान सकते हैं ना कि अगर शिलादित्य ने सामूलिक अभिलेख लिखाया तो इसका काल भी 646 ईस्वी के आसपास रहा होगा। ठीक है सर, हम मान सकते हैं। तो अगर हम ये मान सकते हैं कि इसका काल 646 ईस्वी था और ये शिलादित्य जो था घुइल वंश का 5वां शासक था, तो हम घुइल वंश की उत्पत्ति कहां से हुई वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो मैं बताता हूं आपको। अगर हम माने, देखो लिखित एविडेंस वो बहुत 566 ईस्वी बहुत पुरानी बात है, इसलिए लिखित एविडेंस हमारे पास ज्यादा नहीं है। सामूलिक अभिलेख से एक इतिहासकारों ने पता लगाया है कि घुइल वंश की उत्पत्ति इतनी मानी जाती है, तो इस अभिलेख से ही घुइल वंश की उत्पत्ति के बारे में पता चलता। तो देखो मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया शिलादित्य की जो वो काल था 646 ईस्वी का पास काल था। अब देखो यहां से अगर हम देखें तो एक शासक का काल के कितना होता था साथियों? लगभग 18 से 22, 18 से 25 हो जाता, या 18 से 20 साल हो जाता साथियों, 18 से 20 साल हो जाता। तो देखो अगर हम यहाँ से 20-20 साल माइनस करें साथियों, यहाँ से अगर हम 20-20 साल घटाएं माइनस करें तो लगभग 566 ईस्वी के पास में पहुंचते हैं। कितने पहुंचते हैं साथियों? 566 ईस्वी के पास। ये बहुत पुरानी बात है साथियों, इनके बारे में फिर से बोल रहा हूँ, कोई लिखित प्रमाण नहीं है, केवल घुइल वंश की जो है स्थापना 566 ईस्वी में बताई जाती है। ठीक है साथियों? ठीक है, ये जो 566 ईस्वी है, अब हमने क्या यहाँ से 646 ईस्वी से निकाल लिया कि घुइल वंश की जो उत्पत्ति है 566 ईस्वी में हुई। अब देखो सामूलिक अभिलेख जो मुख्य था, जो सामूलिक अभिलेख की मुख्य बातें हैं वो हम पढ़ेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि ये सामूलिक अभिलेख बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि घुइल वंश का 5वां शासक हुआ था शिलादित्य, और उसने ये सामूलिक अभिलेख लिखवाया था 646 में, वो मैंने आपको बता दिया है।
और ये जो मैंने अभी बताया था आपको कर्नल जेम्स टोड वाली बात, ये 524 ईस्वी की मानी जाती है साथियों। अच्छा मैंने लिख भी दिया था यहाँ पे, मैंने लिख दिया था 524। ठीक है साथियों। अब देखो सामूलिक अभिलेख क्या बोलता है। सबसे पहले नोट करके बिंदु लिखना जो इंपॉर्टेंट भी है कि हमें इस शिलालेख से गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में जानकारी। गुहिल वंश की उत्पत्ति बोल दिया, स्थापना के बारे में जानकारी। गुहिल वंश की स्थापना के बारे में जानकारी, स्थापना के बारे में जानकारी। ठीक है सर, ये हमें याद होगी सर। अगला देखो सर, अगला क्या है। पहले हो गई गुहिल वंश की स्थापना के बारे में जानकारी, किससे मिली हमें, सामूलिक अभिलेख से। किसके काल में हुआ था, शिलादित्य। ये शिलादित्य कौन सा, गुहिल वंश का 5वां शासक। ठीक है सर। अगला देखो, इस सामूलिक अभिलेख से एक बात और जानने को मिलती है साथियों। इसमें बताया गया है कि एक महाजन समुदाय का शासक, महाजन समुदाय का एक व्यापारी हुआ था जैनतक। क्या हुआ था साथियों, जैनतक। ये जो जैनतक था इसने उदयपुर में एक माता का निर्माण किया था। उस माता का नाम था अरण्यवासिनी। क्या नाम था, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जैनतक ने अरण्यवासिनी का निर्माण कराया, माता का निर्माण कराया। अरण्यवासिनी माता के मंदिर का निर्माण, माता के मंदिर का निर्माण। अब देखो साथियों, ये जो अरण्यवासिनी है इसको आज के टाइम में कौन सी माता के नाम से जाना जाता है साथियों, जावर माता। अब मैंने आपको ये बात क्यों बताई, जावर माता, ये बात मैंने इसलिए बताई कि इतिहास में जावर माता एक इंपॉर्टेंट लोक देवी के रूप में है। जब आप लोक देवी पढ़ोगे आप तो इस माता का जिक्र होगा। इसलिए मैंने बताया कि ये जो जावर माता थी, इनका प्राचीन नाम अरण्यवासिनी था। और इसका मंदिर की जानकारी हमें कहां से मिलती है साथियों, सामूलिक अभिलेख 646 ईस्वी से मिलती है। निर्माण किसने कराया था, जैनतक ने करवाया था। किसने कराया था साथियों, जैनतक ने। एक जावर माता के बारे में और भी जानकारी मिलती है। ये तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, इंपोर्टेंट नहीं है कि जावर माता के मंदिर में 18 प्रकार के गायक रहा करते थे। कितने प्रकार के साथियों, 18 प्रकार के गायक रहा करते थे। तो चूंकि हम मान सकते हैं 18 प्रकार के गायक अगर एक मंदिर में किसी में रहा होगा तो सोचो आप वो कितना विशाल मंदिर रहा होगा। तो बताया जाता है कि जावर माता का मंदिर एक विशाल मंदिर था जिसमें 18 प्रकार के गायक रहा करते थे। अब देखो अगला, सामूलिक अभिलेख 646 ईस्वी से खनन उद्योग की जानकारी मिलती है। खनन उद्योग की जानकारी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लिख लेना जानकारी। एक उदयपुर में खान है जावर की खान, आपने नाम सुना होगा। उदयपुर में जावर की खान है, वो शीशा जस्ता, वो चांदी की खान है। वो महाराणा लाखा के काल में प्राप्त हुई साथियों, महाराणा लाखा के काल में प्राप्त हुई। लेकिन शिलादित्य ने सामूलिक अभिलेख 646 ईस्वी में जानकारी दे दी थी कि जावर में खनन उद्योग है साथियों। ये देखो, ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि शिलादित्य जो है सामूलिक अभिलेख में उन्होंने 646 ईस्वी में जानकारी दे दी थी कि उदयपुर के जावर में एक खनन उद्योग है। और आगे चलकर उसी जगह पर राणा लाखा के काल में शीशा जस्ता, चांदी की खान है, जो आज भी वहां पे उदयपुर में मौजूद है साथियों। तो ये आपको मुख्य बिंदु थे सामूलिक अभिलेख के, आपको ध्यान में होने चाहिए, बहुत ही इंपोर्टेंट बिंदु थे। अब हम देखो साथियों, अब हम पढ़ेंगे राजा गुहिल। हमने गुहिल वंश की उत्पत्ति पढ़ ली, हमने गुहिल वंश के बारे में क्या सामूलिक अभिलेख बोल रहा है, क्या महाराणा क्या कर्नल जेम्स टोड बता रहे हैं, क्या अबुल फजल बता रहे हैं, सारे हमने पढ़ लिया। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में पहला शासक कौन था, राजा गुहिल, गुहिल वंश का संस्थापक। तो लिखो यहाँ पे गुहिल वंश का संस्थापक, मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक। तो लिख लो यहाँ पे। आप नोट्स बना रहे हो अगर, तो आप पूरा लिखना, जो मैं बोल रहा हूं वो सब लिखना। मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूं, गुहिल वंश का संस्थापक। ठीक है सर। अगला टॉपिक मैंने अभी बताया था, गुहिल वंश की जो इसने स्थापना की थी वो कब की थी, 566 ईस्वी में। अब आपको कोई पूछ ले कि गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहिल वंश ने की थी, आपको कैसे पता चला, आप कैसे कह सकते हो। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि सामूलिक अभिलेख से हमें पता चलता है कि गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में है। वो मैंने आपको पूरी बात
पीछे समझा दिए। ठीक है साथियों। अब अगला हम देखते हैं राजा गोहिल का। इसको राजा गोहिल को गोहिलों का आदि पुरुष कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है साथियों? आदि पुरुष। तो आप लिख लो गोहिलों का आदि पुरुष। गोहिलों का आदि पुरुष। ये इसके बारे में 3 मुख्य मुख्य बातें थी, मैंने आपको बता दी। देखो साथियों, हम इस क्लास में टॉपिक टू टॉपिक, फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। ये नहीं कि मैं आपको सारी बातें यहाँ पे बताने लग जाऊं तो गोहिल के बारे में आप 4 पेज लिख लो, बप्पा रावल के बारे में 8 से 10 पेज हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। जो परीक्षा उपयोगी बातें हैं वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज तक गोहिल के बारे में जो बात पूछी गई है वो 3 ही पूछी गई है कि गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? राजा गोहिल था। कब की थी? 566 ईस्वी में की थी, और इसको गोहिलों का आदि पुरुष माना गया। ठीक है साथियों। और बाकी जो गोहिल के बारे में जो कहानी थी, किंवदंती थी, वो मैंने आपको पीछे बता दी है साथियों। अगला देखो साथियों, अगला है हमारे मेवाड़ के गोहिल वंश के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रमुख शासक थे बप्पा रावल जी। बप्पा रावल के बारे में देखो हम पढ़ते हैं। बप्पा रावल के बारे में भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखो आप सबसे पहले बप्पा रावल। बप्पा रावल। देखो साथियों, अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने एक बार पीछे चलते हैं, आपको समझ में आएगा साथियों। अभी मैंने क्या बताया था साथियों, इस पे आओ साथियों, इस स्लाइड पे आओ आप। इस स्लाइड में हमने अभी पढ़ा था कि मेवाड़ के शासक थे जो प्रथम थे राजा गोहिल, दूसरे थे भोज, तीसरे से महेंद्र, चौथे थे नागभट्ट, 5वें शासक कौन थे? शिलादित्य साथियों। और 6वें शासक हुए महेंद्र द्वितीय। 6वें शासक हुए महेंद्र द्वितीय। देखो साथियों, मेवाड़ के जो शासक थे, जितने भी मेवाड़ के जो शासक थे, राजा गोहिल ने मेवाड़ की जो स्थापना की थी गोहिल वंश की, उसमें देखो साथियों सबसे भील जाति जो थी, जो भील जाति है, जिसको हम भील जनजाति बोलते हैं, इन भीलों का सबसे बड़ा योगदान था गोहिल वंश की स्थापना करने में। राजा गोहिल का इन्होंने बहुत साथ दिया था, गोहिल वंश की स्थापना करने में भीलों का सबसे बड़ा योगदान था। इसलिए मेवाड़ के जितने भी राजा हुए थे, उन्होंने भीलों को एक अलग मतलब सम्मान दिया, बोल सकते हो आप, सम्मान दिया, इज्जत दी, भीलों की रक्षा करते थे। वो भीलों की सारी बातें मानते थे, उनकी सारी मांगे पूरी करते थे। तो गोहिल ने भी की, गोहिल के बाद में भोज, नाग, जितने भी शासक हुए थे उन्होंने भी की। लेकिन एक शासक हुए थे महेंद्र द्वितीय, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर महेंद्र द्वितीय, महेंद्र सेकंड। ये जो महेंद्र सेकंड जी थे, ये बप्पा रावल के पिताजी थे साथियों। ये जो बप्पा रावल के पिताजी थे, ये महेंद्र सेकंड जी क्या करते हैं साथियों, ये महेंद्र सेकंड जी बप्पा रावल, ये महेंद्र जो सेकंड जी थे, भीलों के विरुद्ध विद्रोह कर लेते हैं साथियों। भीलों के विद्रोह कर लेते हैं। विद्रोह कैसे? उनकी मांगे पूरी नहीं की, ठीक है, और उनकी मांगे पूरी नहीं करने के कारण भीलों ने विद्रोह छेड़ दिया और एक गठबंधन बना लिया साथियों। क्या बना लिया? एक मजबूत गठबंधन बना लिया कि इस महेंद्र सेकंड ने हमारी जो मांगे है इनके खिलाफ विद्रोह किया है, इन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं की है, तो हम क्या करेंगे, महेंद्र सेकंड को हटाएंगे। भीलों ने एकता कर ली, और एकता करके ये जो महेंद्र सेकंड जी जो थे मेवाड़ के शासक, इनकी भीलों ने कहा जाता है, बताया जाता है कि गर्दन काटती। क्या काटती? गर्दन काटती, और इनकी हत्या कर दी। अब महेंद्र सेकंड की हत्या किसने की थी? भीलों ने। विद्रोह के कारण, आप लिख सकते हो विद्रोह के कारण भीलों ने हत्या कर दी। लिख लो, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, भीलों ने हत्या कर दी। किसकी कर दी? महेंद्र सेकंड की। महेंद्र सेकंड किसके पिताजी थे? बप्पा रावल के। क्यों कर दी? कि महेंद्र सेकंड ने भीलों की सारी मांगे पूरी नहीं की, इन्होंने जो कहा था वो बातें इन्होंने नहीं मानी, इसलिए महेंद्र सेकंड ने भीलों ने महेंद्र सेकंड की हत्या कर दी। देखो साथियों, भीलों के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी भी बताता हूँ कि जो गोहिल वंश के जो राजा हुए थे, या मेवाड़ के जितने भी राजा थे, उनका जो राज तिलक थी वो भील जनजाति करते थे साथियों। ये भी इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके लिख लेना कि मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक कौन करते थे? भील जनजाति करते थे। ठीक है साथियों, इसलिए बता रहा हूँ कि भीलों का एक अलग स्थान था मेवाड़ के अंदर। अब देखो साथियों, महेंद्र सेकंड जी मारे जाते हैं। अब आप बताओ, अगर कि मान लो किसी देश में प्रधानमंत्री को मार दिया जाता है तो उस देश की क्या हालत होगी? ठीक उसी प्रकार मेवाड़ के शासक उस टाइम कौन से थे? महेंद्र सेकंड थे। महेंद्र सेकंड को मार दिया जाता है, और महेंद्र सेकंड को जैसे ही मार दिया जाता है, उस वैसे ही मेवाड़ का जो शासन था वो डगमगा गया साथियों। डगमगा गया मेवाड़ का शासक। तो भीलों को पता था कि महेंद्र सेकंड के जो पुत्र था 3 वर्षीय, बताया जाता है कि उस टाइम बप्पा रावल जो 3 वर्ष का था, बप्पा रावल जी जो थे 3 वर्षीय पुत्र कौन से थे? बप्पा रावल।
ऐसा बताया जाता है कि उस टाइम बप्पा रावल जी 3 वर्ष के थे। तो भीलों के दिमाग में बात ये आई कि अगर महेंद्र सेकंड हमारे साथ में बगावत कर सकता है तो क्या गारंटी है कि उसका बेटा बगावत नहीं करेगा। तो भीलों ने सोचा कि बप्पा रावल को भी खत्म कर देते हैं। भीलों ने सोचा बप्पा रावल को भी खत्म कर देते हैं। तो उस टाइम बप्पा रावल की जो माताजी थी साथियों, उन्होंने काफी संघर्ष किया। बताया जाता है कि उन्होंने काफी संघर्ष किया और रात को बप्पा रावल की माताजी मेवाड़ से निकल जाती है साथियों। मेवाड़ से निकलते हुए मेवाड़ के घने जंगलों में चले जाते हैं और घने जंगलों में चले जाने के बाद यहाँ पे घने जंगलों में बप्पा रावल की जो माताजी थी उनको एक कमलावती नाम की ब्राह्मण औरत मिलती है। कौन सी मिलती है साथियों? यहाँ पे उनका नाम मिलता है कमलावती। कमलावती, ठीक है साथियों, ये हमने लिख ली। कमलावती ब्राह्मण औरत थी, वो मिलती है। ये जो बप्पा रावल जी की माताजी है वो कमलावती को सारी बातें बताती है कि हमारे साथ ये हुआ और मैं बप्पा रावल को अब अपने पास नहीं रख सकती। अगर ये मेरे पास रहेगा तो इसकी जान को खतरा है। ये मेवाड़ का वंश है, ये मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा अगला, इसकी देखभाल तुम्हें करनी है। तो ये बप्पा रावल जी जो थे, अब उनकी माताजी ने किनको सौंप दिया? कमलावती को। अब हम कह सकते हैं कि जो कमलावती नाम की ब्राह्मणी थी, इन्होंने ही बप्पा रावल की देखभाल की थी, इन्होंने ही बप्पा रावल का भरण पोषण किया था। और भरण पोषण करके इन्होंने लगभग बप्पा रावल जी जो 7-8 साल के हो गए थे, बप्पा रावल जी जब 7-8 साल के हो गए थे तब कमलावती जी के बारे में पता चलता है। बताया जाता है कि इनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि बप्पा रावल को अच्छी शिक्षा दे सके, उसको अस्त्र शस्त्र की ज्ञान दे सके, क्योंकि इनको पता था कि ये मेवाड़ के वंशज है, ये मेवाड़ का उत्तराधिकारी, इसलिए उनको अस्त्र शस्त्र की ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि मेवाड़ के जो वंशज है बप्पा रावल जी, इनको हारित ऋषि के पास में हारित ऋषि के पास में छोड़ा जाना चाहिए साथियों। तो ये बप्पा रावल को हारित ऋषि के पास में ले जाती है और हारित ऋषि के आश्रम में बप्पा रावल को छोड़ देती है साथियों। यहाँ पे जो हारित ऋषि है, हारित ऋषि के पास में गायें हुआ करती थी। बप्पा रावल जी हारित ऋषि की गाय चराने लग जाते हैं साथियों। क्या चराने लग जाते हैं? गाय चराने लग जाते हैं। जब ये हारित ऋषि की गाय चराते हैं बप्पा रावल जी, उस टाइम हारित ऋषि को कमलावती ने सारी बातें बता दी कि ये मेवाड़ के शासक थे, उनका बेटा है और ये मेवाड़ के उत्तराधिकारी है अगले। तब हारित ऋषि ने बप्पा रावल को अच्छी शिक्षा दी, अस्त्र शस्त्र के बारे में जानकारी दी, धनुर्विद्या के बारे में जानकारी दी, सारी जानकारी दी। इसलिए बताया जाता है इतिहास में कि बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या था साथियों? हारित ऋषि था। तो ये मुख्य टॉपिक है, मुख्य बिंदु है, आप याद रखना कि बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या था? हारित ऋषि। अब देखो साथियों अगला क्या, बप्पा रावल की भी देखभाल कर दी, अस्त्र शस्त्र के ज्ञान दे दिया हारित ऋषि, लेकिन हारित ऋषि के पास में भी अब बप्पा रावल एक अच्छा योद्धा बन गया। तो हारित ऋषि क्या करे? योद्धा का हारित ऋषि के पास में कोई काम नहीं। तो हारित ऋषि ने निर्णय लिया कि उस टाइम में चित्तौड़ में जो शासन था वो था मानमौर्य का। किसका शासक था साथियों? मानमौर्य, क्योंकि मेवाड़ के शासकों का तो शासन डगमगा गया था और मानमौर्य का अधिकार हो गया चित्तौड़ पे। अब किसका अधिकार हो गया? मानमौर्य का। हारित ऋषि ने फैसला किया कि अब बप्पा रावल को हम मानमौर्य की सेवा में भेज देते हैं। तो इसलिए हारित ऋषि ने बप्पा रावल को मानमौर्य की सेवा में भेज दिया, मानमौर्य की सेवा में। देखो साथियों ये कहानी बहुत जबरदस्त है। बप्पा रावल के जीवन के बारे में आपको पूरी कहानी बता रहा हूं मैं, और इससे आपको बप्पा रावल की जितनी भी जो था बप्पा रावल का शासन काल था वो एकदम आसान भाषा में याद हो जाएगा। तो अब हारित ऋषि मानमौर्य के पास भेज देते हैं, सेवा में भेज देते हैं। जब बप्पा रावल, बताया जाता है कि जब बप्पा रावल मानमौर्य की सेवा में गए, उसी टाइम मानमौर्य पर विदेशी आक्रमण होता है। विदेशी आक्रमण होता है अफगानों का। विदेशी आक्रमण किसका होता है? अफगानों का। मानमौर्य पर विदेशी आक्रमण होता है अफगानों का। और जब अफगानों का आक्रमण होता है तब मानमौर्य अपने प्रमुख जो सेनापति है उसको बोलते हैं कि आप युद्ध की तैयारी कीजिए। किसकी तैयारी कीजिए साथियों? युद्ध की तैयारी कीजिए, क्योंकि हम पे विदेशी आक्रमण हो गए हैं। अब देखो गजनी अफगान थे, उनके वो शक्तिशाली थे, इसलिए मानमौर्य के जो सेनापति थे उन्होंने मना कर दिया कि हम उनके खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे, हम नेतृत्व नहीं करेंगे। उस टाइम बताया जाता है कि जो बप्पा रावल जो उनकी सेवा में चले गए हुए थे, बप्पा रावल चूंकि राजपूत राजा थे, राजपूतों के वंशज थे, उनमें एक अलग ही खून था, राजस्थान की मिट्टी से थे। तो उन्होंने कहा कि बप्पा रावल ने क्या कहा कि साहब अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी सेना का नेतृत्व कर सकता हूं, मैं आपका सेनापति बन सकता हूं अगर आप चाहो तो।
अब मान मौर्य के पास में कोई और साधन नहीं थे और कोई मान मौर्य के पास में चांस नहीं था कि सेनापति बने, तो उन्होंने बप्पा रावल पे विश्वास दिखाया, बप्पा रावल पे विश्वास दिखाया। और जब बप्पा रावल पे विश्वास दिखाया तो बप्पा रावल को उन्होंने सेनापति बना दिया अपनी सेना का। अब बप्पा रावल जी देखो, अब बप्पा रावल जी आ गए पावर में, सेनापति बन गए। अब सेनापति, अब जितनी भी वो मान मौर्य की सेना थी उसके सेनापति कौन थे? बप्पा रावल। अब बप्पा रावल एक पावरफुल व्यक्ति बन गए और बप्पा रावल ने सेनापति बनकर प्रस्थान कर दिया गजनियों के विरुद्ध, अफगानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। और बताया जाता है कि बप्पा रावल ने उस युद्ध में इतनी वीरता दिखाई कि गजनी अफगानों को अफगानों तक धकेल दिया था। और धकेल कर वहां के शासक बताया जाता है सलीम खां, वहां का शासक बताया जाता है, इतिहास में नाम आता है सलीम खां का। वहां के शासक थे सलीम खां, उसको बुरी तरह से हराते हैं बप्पा रावल जी, सेना को लेकर जाते हैं और बुरी तरह से सलीम खां को हराकर, सलीम खां को हराकर, और इसकी एक पुत्री थी, सलीम खां को हराकर उसकी पुत्री से विवाह कर लेते हैं। सलीम खां को हराकर और उसकी पुत्री को, उसी पुत्री से खुद स्वयं बप्पा रावल उसकी सलीम खां की पुत्री से विवाह कर लेते हैं और सलीम खां की जगह अपने भांजे को शासक बना देते हैं अफगानिस्तान का। गजनी का शासक अब किसको बना दिया? अपने भांजे को, अपने भांजे को। अब सलीम खां को हराकर बप्पा रावल ने अपने भांजे को शासक बना दिया और सलीम खां की पुत्री से विवाह कर लिया, पुत्री से विवाह कर लिया। अब बप्पा रावल जी जब वापस मेवाड़ में आए, अब बप्पा रावल जी जब वापस मेवाड़ में आए साथियों, तो बप्पा रावल जी का एक अलग ही रुतबा हुआ था, क्योंकि पहले तो इन्होंने युद्ध जीता था, दूसरी बात उन्होंने दुश्मन की पुत्री से विवाह करके बप्पा रावल जी मेवाड़ में आए, तो उनका काफी गाजे बाजे के साथ में स्वागत हुआ और इनका सम्मान, फिर इसका सम्मान मार मौर्य के लिए और भी बढ़ गया। अब देखो साथियों, यहाँ से मेवाड़ को एक प्रसिद्ध शासक मिलने वाला था, एक साहसी शासक मिलने वाला था, प्रतापी शासक मिलने वाला था, बप्पा रावल। यहाँ से शुरुआत होती है बप्पा रावल की। बप्पा रावल का जो आत्मविश्वास था इतना बढ़ गया था, बप्पा रावल ने सोचा कि अगर मैं सेनापति बनके अफगानिस्तान के गजनी को हरा सकता हूं तो मैं मान मौर्य को भी हरा सकता हूं। बप्पा रावल के दिमाग में अच्छी तरह से पता था कि ये मेवाड़ हमारा है, ये राजस्थान की धरती हमारी है, यहाँ पे हमारे दादा परदाऊ ने हमारे यहाँ पे हमारे कुल ने यहाँ पे राज किया, हमारे दादा परदाऊ ने यहाँ पे राज किया और अब राज कर रहा है मान मौर्य। ये भी एक अच्छी बात थी, क्योंकि इसलिए यही बात अगर उन्होंने सोची बप्पा रावल जी ने, तो यही बात तो बप्पा रावल को एक महान शासक बनाती है, यही बात बनाती है। नहीं तो बप्पा रावल सेनापति बनके भी खुश थे, सेनापति बनके भी उनको अच्छी खासी शिक्षा मिल रही थी, अच्छी खासी इज्जत मिल रही थी, लेकिन उन्होंने बोला कि अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब इस मान मौर्य को हटाना पड़ेगा, अब इस मान मौर्य को हटाने पड़ेगा और इसको ठिकाने लगाते हैं। बप्पा राव ने योजना बनाई और भीलों के सहयोग से, बताया जाता है भीलों के सहयोग से सन 1734 में, देखो यहाँ पे मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, बताया जाता है कि सन 734 में बप्पा राव जी क्या करते हैं, चित्तौड़गढ़ के मान मौर्य को, अब आपने पढ़ा होगा, जो हम इतिहास पढ़ते हैं वो हमें बताते हैं कि बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर शासक बना था। मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है कि बप्पा रावल ने मान मौर्य को क्यों हराया था, वो इसलिए हराया था, कैसे हराया था वो भी मैंने बता दिया। कब हराया था? 734 में बप्पा रावल मान मौर्य के खिलाफ बगावत करते हैं, बगावत करके मान मौर्य को हरा देते हैं और खुद स्वयं चित्तौड़ का शासक बन जाते हैं। इसलिए बताया जाता है कि 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक, कितना साथियों? 734 से 753 ईस्वी तक का जो काल था वो बप्पा रावल का काल था। अब यहां से बप्पा रावल का काल स्टार्ट हो रहा है साथियों, अब यहां से बप्पा रावल के काल का स्टार्ट हो रहा है। इतनी बात मैंने आपको क्यों बताया साथियों? आपको यह बात जानना जरूरी था कि बप्पा रावल एक महान और प्रतापी शासक थे, बप्पा रावल ने कितना संघर्ष किया था, और बप्पा रावल की जो इतनी मैंने बातें बताई है, इससे बप्पा रावल की जो आगामी जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा वो आपके लिए समझने में आसान हो जाएगा साथियों। तो अब हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे साथियों बप्पा रावल फैक्ट टू फैक्ट। जितनी ज्यादा लंबी चौड़ी बातें मैं आपको बप्पा रावल जी के बारे में नहीं बताऊंगा साथियों, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी बातें लिखा दी है। अब आप बप्पा रावल के बारे में लिखो साथियों। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बप्पा रावल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बप्पा रावल, बप्पा रावल, बप्पा रावल। अब मैं स्पीड में लिख रहा हूँ साथियों, इतना धीरे नहीं, क्योंकि मैंने जो बात समझानी थी वो मैंने आपको समझाती है। 753, ठीक है। अब देखो साथियों, बप्पा रावल का वास्तविक नाम बताया जाता है कालभोज। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या बताया जाता है साथियों?
कालभोज। तो लिख लो यहाँ पे वास्तविक नाम, वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। ये बात कौन कह रहा है कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था? तो ये बात बोल रहा है हीराचंद ओझा। ये बात बोल रहा है साथियों हीराचंद ओझा। ठीक है सर, अभी तो बोल रहे थे कि सर आप बप्पा रावल का नाम बप्पा रावल था, अब आप बोल रहे हैं कि बप्पा रावल का नाम कालभोज था। हमें तो आपने कंफ्यूज कर दिया, अब हम क्या करें? तो देखो साथियों मैं बताता हूँ, ये जो बप्पा रावल का नाम था बप्पा रावल, वो वास्तविक नाम नहीं था, वो नाम था वास्तविक कालभोज। ये बात कौन बोल रहे हैं? हीराचंद ओझा। देखो सभी का एक निकनेम होता है, तो बप्पा रावल का भी निकनेम था बप्पा। क्या था साथियों? बप्पा बोल सकते हो या इसको बापा बोल सकते हो, दोनों नाम मिलते हैं, बप्पा और बापा। केवल इतना ही नाम था, बप्पा और बापा। तो बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम क्या था साथियों? कालभोज था, और एक निकनेम क्या था? बप्पा और बापा। अब रावल क्यों लगाया साथियों आगे? रावल ये जो रावल शब्द है, ये रावल एक शाही उपाधि है। रावल क्या है साथियों? ये रावल एक शाही उपाधि है, शाही उपाधि, शाही उपाधि। और ये रावल एक शाही उपाधि है, और ये बप्पा रावल को रावल की उपाधि किसने दी थी? भिल्लो ने। भिल्लो ने बप्पा रावल जी को एक शाही उपाधि दी थी, क्योंकि इन्होंने काफी संघर्ष किया था, काफी संघर्ष करने के बाद में इन्होंने शासक बना था, और एक प्रसिद्ध शासक हुए थे मेवाड़ के, इसलिए बप्पा रावल को रावल की उपाधि दी थी भिल्लो ने। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि बप्पा रावल का नाम बप्पा रावल कैसे था और कालभोज कैसे था। अब अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे कि जो बप्पा रावल की राजधानी सी कौन सी थी? नागदा। लिख लो राजधानी, राजधानी लिख लो नागदा। नागदा कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है सर, नागदा पढ़ लिया हमने। अब अगला क्या है सर? बप्पा रावल की राजधानी नागदा हो गई। बप्पा रावल के बारे में आगे क्या है? देखो साथियों, बप्पा जो रावल थे, बप्पा रावल में बताया जाता है कि बप्पा रावल के सैन्य शिविर के कारण, क्योंकि जब बप्पा रावल अफगानिस्तान के विरुद्ध, जब बप्पा रावल अफगानों के विरुद्ध युद्ध लड़ने गए, तब बप्पा रावल ने पाकिस्तान में एक जगह है रावलपिंडी, पाकिस्तान में एक जगह है रावलपिंडी, वहां पे अपना सैन्य शिविर लगाया था। अफगानिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान से होकर जाना पड़ता है, आपको पता है। तो अफगानिस्तान जब गए थे तो पाकिस्तान के रावलपिंडी नामक एक स्थान है, जगह है, वहां पे उन्होंने अपना सैन्य शिविर लगाया था। तो उस टाइम उसका नाम रावलपिंडी नहीं था, उस टाइम उसका नाम रावलपिंडी नहीं था। तो बताया जाता है कि जो रावलपिंडी नाम है पाकिस्तान की जगह का, वो रावलपिंडी नाम बप्पा रावल ने रखा था। बप्पा रावल ने रखा था। तो लिख लो पाकिस्तान के रावलपिंडी, पाकिस्तान के रावलपिंडी जगह का नाम, जगह का नाम किसके नाम पे पड़ा साथियों? बप्पा रावल के नाम, बप्पा रावल के कारण पाकिस्तान के रावलपिंडी जगह का नाम पड़ा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला कौन सा है? देखो साथियों, अभी मैंने क्या बोला, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, कि जो मेवाड़ के कुलदेवता है वो एकलिंग नाथ जी थे। मेवाड़ के जो कुलदेवता हुआ करते थे वो है एकलिंग नाथ जी थे। अब एकलिंग नाथ जी को ही कुलदेवता क्यों माना भाई? अब आप, ये तो सवाल तो आता ही दिमाग में, देखो कोई भी सवाल आ सकता है। आप पूछोगे कि सर एकलिंग नाथ जी को ही उन्होंने लोग अपना कुलदेवता क्यों माना? एकलिंग नाथ, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एकलिंग नाथ जी। आप पूछोगे कि सर इन्होंने एकलिंग नाथ जी को ही अपना लोक देवता क्यों माना? देवता तो और भी बहुत थे, और को भी मान सकते थे। तो देखो साथियों, बताया ऐसा जाता है कि जब महेंद्र सेकंड से लेके मान मौर्य तक का जो बीच का जो टाइम पीरियड था, बीच का जो समय था, उस टाइम हमारे हिंदू जो देवी देवता थे उनकी मतलब पूजा लगभग बंद हो गई थी, पूजा होना बंद हो गई थी, क्योंकि पूरा एकदम गर्मा गर्म माहौल था उस टाइम। तो हमारे हिंदू देवी देवताओं की जो पूजा होनी थी वो बंद होने हो गई थी। जब बप्पा रावल जी 734 में मेवाड़ के शासक बनते हैं, और यही बप्पा रावल को एक महान शासक बनाती है, यही बात बप्पा रावल को एक महान शासक बनाती है। तो जब बताया जाता है कि जब बप्पा रावल जी 734 में मेवाड़ के शासक बनते हैं, तब बप्पा रावल जी ने मेवाड़ में एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। मेवाड़ में एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, और मंदिर का निर्माण करके पूरे मेवाड़ में घोषणा करा दी कि आज से मेवाड़ के जो शासक है, मेवाड़ के जो राजा है, वो हमारे एकलिंग नाथ जी है। क्या है साथियों?
कि मेवाड़ के जो शासक है, आज के बाद मेवाड़ के जो शासक है वो है हमारे एकलिंग नाथ जी। मैं तो सिर्फ एकलिंग नाथ जी का दीवान हूं। क्या बोला बप्पा रावल ने कि मैं तो केवल एकलिंग नाथ जी का दीवान हूं। दीवान का मतलब होता था फौजदार या दीवान बोल सकते हो, कि जिसके नीचे रह के जो कार्य करता है उसको हम दीवान कहते हैं। तो बप्पा रावल ने कहा कि शासक आज के बाद में कौन है? एकलिंग नाथ जी। एकलिंग नाथ जी मेवाड़ के शासक है, मैं केवल मेवाड़ का दीवान हूं, एकलिंग नाथ जी का दीवान हूं। इसलिए बताया जाता है, इसलिए आप पढ़ोगे आगे कि आपने अगर पहले इतिहास पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते थे। पढ़ा होगा ना कि मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते थे। क्यों मानते थे? इस बात के कारण मानते थे क्योंकि मेवाड़ के शासक मेवाड़ के शासक बप्पा रावल थे। उन्होंने कहा था कि एकलिंग नाथ जी आज से मेवाड़ के राजा है और मैं मेवाड़ के एकलिंग नाथ जी का दीवान हूँ। और इसी बात को फिर आगे जितने भी मेवाड़ के शासक हुए थे उन्होंने फॉलो किया था। इसलिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किस वंश के शासकों को या किस जगह के शासकों को एकलिंग नाथ जी के दीवान कहा जाता है, तो आप लिखोगे कि मेवाड़ के शासकों को एकलिंग नाथ जी का दीवान कहा जाता है साथियों। ठीक है साथियों, ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब आप लिख सकते हो कि बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में, जगह कौन सी थी मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, कैलाशपुरी उदयपुर। ठीक है, लिख लिया। बप्पा रावल जी ने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है साथियों, एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया साथियों? बप्पा रावल जी ने। तो ठीक है, कुल देवता कौन हो गए? बप्पा रावल जी। इनको दीवान क्यों बोलते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। एक देखो बप्पा रावल जी ने एक मंदिर का और निर्माण कराया था, वो था सहस्त्र बाहु मंदिर। सहस्त्र बाहु मंदिर, बाहु मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों? इसका एक दूसरा नाम है साथियों, वो इस मंदिर को इंपॉर्टेंट बना देता है। वो इस मंदिर को इंपॉर्टेंट बना देता है। दूसरा नाम क्या है? सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर। देखो एग्जामिनर जो विचित्र नाम है ना, विचित्र नाम वाले मंदिर, जो यूनिक चीज है वो ज्यादा पूछता है। तो इसका मंदिर का दूसरा नाम है सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर, तो यही नाम इस मंदिर को इंपॉर्टेंट बना देता है। इसलिए यह मंदिर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि सास बहू का मंदिर कहाँ पे है? सास बहू का मंदिर है नागदा उदयपुर में। कहाँ पे है साथियों? नागदा में। नागदा में बप्पा राव की राजधानी थी नागदा। तो अब आपको पूछे सहस्त्र बाहु मंदिर या सास बहू के मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था साथियों? बप्पा रावल ने करवाया था। ठीक है, ये भी सर हमारी बात समझ में आ गई। अब देखो साथियों, दो मुख्य बातें और बप्पा रावल के बारे। क्या है? एक तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चित्तौड़गढ़ पे सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसका हुआ था, और एक क्वेश्चन आता है कि बप्पा रावल पे सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसका हुआ था। तो साथियों हम पढ़ेंगे कि जो मेवाड़ पे है, जो चित्तौड़ पे सबसे पहले विदेशी आक्रमण हुआ था साथियों, वो तो हुआ था मामू का। क्या हुआ था? ये मामू नाम का शासक था, उसका आक्रमण हुआ था। लेकिन बप्पा रावल पे जो विदेशी आक्रमण हुआ था सबसे पहले, वो एक इराक के बादशाह थे। इराक के बादशाह थे, वो थे हज्जात। क्या थे साथियों? हज्जात। तो लिख लो, चित्तौड़ पे सबसे पहले विदेशी आक्रमण, चित्तौड़ पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण, सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। ठीक है साथियों, किसका हुआ था? चित्तौड़ पे तो हुआ था मामू का। ठीक है, और बप्पा रावल पे मैं अब ये बात मैं दोबारा नहीं लिखूंगा यहाँ पे। बप्पा रावल का हुआ था, बप्पा रावल पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसका हुआ था साथियों? वो हुआ था हज्जात का। किसका हुआ था साथियों? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हज्जात का। और ये कहाँ का था? इराक का। ठीक है, और एक बप्पा रावल पे आक्रमण हुआ था विदेशी, वो जुनेद। जुनेद कहाँ का शासक था? अरब का साथियों। कहाँ का शासक था साथियों? अरब का। तो ये बप्पा रावल के बारे में महत्वपूर्ण बात हो गई। कौन कौन सी हो गई साथियों? कि इनकी वास्तविक नाम कालबोज था हीराचंद ओझा के अनुसार, राजधानी नागदा थी। वास्तविक इनका जो पाकिस्तान के रावलपिंडी जगह का नाम, वो भी इनके नाम के कारण पड़ा। ठीक है, सहस्त्र बाहु मंदिर का निर्माण गया, चित्तौड़ में सबसे पहले ये आक्रमण हो गए। ये बप्पा रावल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है साथियों हमें, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट भी बताई जाती है, जो परीक्षा की दृष्टि से साथियों इंपोर्टेंट भी बताई जाती है। बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या था साथियों? हारित ऋषि था। क्या साथियों? हारित ऋषि था। अब जो हम अगला पढ़ेंगे साथियों, अब हम जो अगला पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अल्लट।
क्या पढ़ने जा रहे हैं साथियों? अल्लट। अच्छा एक मिनट, एक बात और, बप्पा रावल के बारे में एक बात और, उपाधि में बोलने बताना, उपाधि। उपाधियां देख लो बप्पा रावल की। एक बप्पा रावल को कहते हैं हिंदुआ सूरज। क्या बोलते हैं साथियों? हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज, ठीक है। दूसरी जो उपाधि है वो है चक्के। हिंदुआ सूरज और चक्के, ये दो बप्पा रावल की उपाधियां हैं साथी, इंपॉर्टेंट है। चक्के वाली इंपॉर्टेंट है, ये तो आगे हम पढ़ेंगे कि हिंदू सुल्तान बोलते हैं, हिंदू सुल्तान की उपाधि आएगी आगे, हिंदू हिंदू पथ की आएगी आगे, बहुत सी उपाधि आएगी, इसलिए ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाली इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो उपाधि है साथियों, ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आती है कि चक्के की उपाधि किसको दी गई थी? तो बप्पा रावल को दी गई थी साथियों। तो ये भी बात आप थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है साथियों। अब हम पढ़ेंगे अगला अल्लट। अब अगला शासक हमारा कौन सा हो गया साथियों? अल्लट हो गया। अल्लट के बारे में देखो मुख्य मुख्य बातें क्या है। अल्लट की देखो, सबसे पहले तो उपाधि देख लेते हैं। अल्लट की उपाधि थी आलू रावल। आलू रावल। अब आपको मेरे हिसाब से नहीं बताना पड़ेगा कि इसके आगे रावल क्यों लगाया है, क्योंकि वो मैंने आपको बात पहले बता दी। अल्लट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है साथियों, लेकिन जो जितनी जानकारी है वो महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों। ज्यादा जानकारी इतिहास में अल्लट के बारे में नहीं मिलती है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो अल्लट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो इसकी उपाधि, ये ध्यान रखना है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या, देखो मैंने बताया कि बप्पा रावल की राजधानी क्या थी साथियों? नागदा। लेकिन अल्लट ने, ये अल्लट था, इन्होंने आहड़ को अपनी राजधानी बनाई। आहड़ को अपनी राजधानी बनाई, अपनी राजधानी बनाई, राजधानी बनाई। अब अगर आपको कोई पूछ ले कि आहड़ को राजधानी बनाने वाला सबसे पहला शासक कौन सा था, तो आप बताओगे कि मेवाड़ का अल्लट, ठीक है। इसकी आहड़ जो थी आलू रावल की या अल्लट की दूसरी राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी? दूसरी। पहले कौन सी थी? नागदा। तो इसकी दो राजधानियां थी, एक थी नागदा और दूसरी थी आहड़, ठीक है। अब आप पूछोगे कि अगर नागदा राजधानी पहले से बनाई हुई तो आहड़ को राजधानी क्यों बनाया सर? तो मैं बता रहा हूं आपको कि आहड़ को अल्लट ने राजधानी क्यों बनाई, क्योंकि आहड़ व्यापारिक दृष्टि से एक समृद्ध प्रदेश था। आहड़ जो था व्यापारिक दृष्टि से एक समृद्ध प्रदेश था, एक अच्छा स्थान था ये जो आहड़ जो क्षेत्र था, यहाँ से व्यापारिक जो मार्ग थे वो होके गुजरते थे, इसलिए अल्लट ने निर्णय किया कि आहड़ को राजधानी बनाएंगे। तो आहड़ इसकी दूसरी राजधानी थी, ठीक है सर। एक देखो इतिहास में जानकारी मिलती है कि जो आहड़ थे, इन्होंने राजस्थान का सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों से, दूसरे देश से। तो राजस्थान का सबसे पहले या सर्वप्रथम सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय विवाह, अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था? आपको बाद में क्वेश्चन आ जाए तो किसने किया था? अल्लट ने किया था। अब आप पूछोगे सर किससे किया था? तो बताया जाता है कि एक हूण देश की या हूण की राजकुमारी थी, हूण राजकुमारी हरिया से, हूण राजकुमारी हरिया और बाद में इसका विवाह होने के बाद में हरिया देवी कहा जाने लगा। तो हूण की राजकुमारी थी हरिया। और बताया जाता है कि हूण की राजकुमारी हरिया ने विवाह होने के पश्चात चित्तौड़ में हर्षपुर नाम के कस्बे का स्थापना की। हर्षपुर। इसी हूण की राजकुमारी ने अल्लट से विवाह करने के बाद चित्तौड़ में हर्षपुर नामक कस्बा या गांव की स्थापना की, ठीक है यार। ये भी बात इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा ध्यान रखना। अगला हम क्या पढ़ेंगे? ये जो अल्लट जी थे, अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण किया। इसका मंदिर का निर्माण किया साथियों? वराह मंदिर का निर्माण, वराह मंदिर का निर्माण। यह भी मुख्य बात है कि अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण कराया। तो आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि
चित्तौड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? उदयपुर में मेवाड़ में वराह मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक कौन सा था? तो अल्लट था। एक इसके बारे में देखो, मुख्य बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात भी है कि अल्लट ने उदयपुर के जगत गांव में अल्लट ने जगत अंबिका माता मंदिर का निर्माण कराया। जगत अंबिका माता आगे लिख लेना, आप मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है साथियों, तो आप क्वेश्चन सबसे अभी हमने पढ़ा था ना कि आराध्य देवी अंबिका माता, वो यही थी जगत अंबिका माता। जगत नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उदयपुर के जगत गांव में निर्माण कराया, इसलिए जगत अंबिका माता मंदिर का निर्माण पड़ा। ठीक है, तो जगत अंबिका माता का निर्माण किसने करवाया था? अल्लट ने करवाया था। अब देखो इस मंदिर के मुख्य टॉपिक नोट करके लिखना साथियों, नोट करके लिखना साथियों। क्या लिखोगे आप? सबसे पहली बात, ये जो जगत अंबिका माता मंदिर है, इसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो। इंपॉर्टेंट बात है साथियों, लिख लेना आप। मेवाड़ का खजुराहो किसको कहते हैं साथियों? जगत अंबिका माता को। देखो खजुराहो क्या, आप बोलोगे सर खजुराहो क्या? खजुराहो एक मध्य प्रदेश में स्थान है। खजुराहो मंदिरों का जो समूह होता है, मंदिरों और मूर्तियों का जो समूह होता है, उसको खजुराहो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खजुराहो। तो अगर जहां पे मंदिरों का समूह है, मंदिर मस्जिद या जो भी उनका समूह होता है, उनको खजुराहो बोला गया। खजुराहो जो नामक स्थान है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। हमारे राजस्थान में देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन है मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता मंदिर का। दूसरा बोलते हैं हाड़ौती का खजुराहो। ये भी मैं आपको साथ में यही इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए साथ में यहीं पे लिखा रहा हूँ। हाड़ौती का खजुराहो। तो हाड़ौती का खजुराहो कौन हो गया? बंडदेवरा 12। बंडदेवरा एक 12 जिले में स्थान है, बंडदेवरा नाम से, उसको हाड़ौती का कहते हैं। हाड़ौती में कौन कौन से आते हैं? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, 4 जिले सर हाड़ौती के क्षेत्र में होते हैं। ठीक है सर, तो हाड़ौती के अंदर कौन सा आ गया? हाड़ौती का खजुराहो किसको बोलते हैं? बंडदेवरा 12 को सर। ठीक है सर, अब आप पूछोगे कि सर एक क्वेश्चन और आता है राजस्थान का खजुराहो। क्या आता है? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो अब आता है राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो देखो साथियों, राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं किराड़ू के मंदिर को। किसको बोलते हैं साथियों? किराड़ू का मंदिर। किराड़ू का ठीक है साथियों, किराड़ू मंदिर। तो अब पूछ लिया आपको कि राजस्थान का जो खजुराहो बोलते हैं वो किराड़ू का मंदिर बोलते हैं। और किराड़ू का ये जो जैन मंदिर है किराड़ू का, ये भी कहाँ पे है? बाड़मेर में। ठीक है साथियों, तो देखो साथियों, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू के मंदिर को बोलते हैं, हाड़ौती का खजुराहो बंडदेवरा 12 को बोलते हैं, और मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता के मंदिर को बोलते हैं, जिसका निर्माण अल्लट ने करवाया था। तो ठीक है साथियों, आज हमने पढ़ा, अल्लट तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद में अगला हम कल पढ़ेंगे, इसके बाद में अगला हम जो कल शासक पढ़ेंगे करण सिंह, आगे शासक आएंगे जेतर सिंह, सामंत सिंह, जो भी आगे शासक आएंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने गोहिल वंश, पहले तो मेवाड़ का प्राचीन नाम पढ़ा, लोक देवता पढ़े, कुलदेवी पढ़ी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? गोहिल वंश के बारे में, जो सामूलिका विलय क्या बात बोल रहे हैं, कर्नल जेम्स टोड क्या बात बोल रहे हैं, वो पढ़ा। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? गोहिल वंश की जो प्रमुख राजा हुए, राजा गोहिल, बप्पा राहुल और अल्लट। जो महत्वपूर्ण जानकारी थी साथियों, वो मैंने आपको इसके माध्यम से बता दिया है। मैंने कोई भी यहाँ पे हम टू फैक्ट लेके चलेंगे। हमारी जो क्लास में होगी वो टॉपिक वाइज क्लास होगी। हम यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे साथियों। तो अगला हम जो पढ़ेंगे साथियों, वो पढ़ेंगे मेवाड़ के करण सिंह को। क्या पढ़ेंगे? मेवाड़ के करण सिंह या रण सिंह को। आज हमारी क्लास यहीं तक होने वाली है साथियों। तो धन्यवाद साथियों, यूं ही लगातार जुड़े रहे, सपोर्ट करते रहे और देखते रहे राजस्थान के इतिहास की क्लास को। और एक हमारी सीरीज चल रही है प्रदीप सर के द्वारा,
कला एवं संस्कृति की, वो भी आप जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।